उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एएसपी साहब के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या हुआ था? उनके साथ पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एएसपी साहब की नियुक्ति होती है और वहां पर वह अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से कर रहे थे। वह अपने परिवार के साथ सरकारी आवाज में रहा करते थे और वहीं से रोज सुबह सुबह उनका ऑन फिस जाना और शाम को ऑन फिस से वापस लौटना। घर के अंदर उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे। अब तभी एक दिन अचानक से शाम को एक शादी का इनविटेशन एसपी साहब के यहाँ पर आता है और उस शादी को अटेंड करने के लिए उन्हें जरूर से जाना था। अब शादी के लिए एसपी साहब की पत्नी एसपी साहब को बोलती है और बताती है कि आज शाम को शादी में जाना है और आपको जल्दी से वापस लौटना है। अब एसपी साहब कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना काम करके जल्दी वापस लौटता हूँ और फिर सभी लोग एक साथ शादी में चलेंगे। बात तय हो गई थी और बातें तय होने के बाद एसपी साहब डेली रूटीन की तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी को लेकर वह सीधे ऑन फिस पर पहुंच जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद दिन भर वह अपना काम करते हैं, फाइलों पर काम करते हैं, शहर की समस्याओं का निवारण करते हैं और सभी काम करने के बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब शाम को समय जब छुट्टी का टाइम होता है तो एसपी साहब ऑन फिस से निकलने के लिए अपने ड्राइवर से कहते हैं और ड्राइवर को गाड़ी लगाने के लिए कहते हैं। एसपी साहब ऑन फिस से बाहर निकलते हैं और आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जैसा बैठ गए थे और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोल दिया था। अब ड्राइवर जैसे ही गाड़ी चलाता है तो थोड़ी आगे जाने पर जो गाड़ी है वह रुक जाती है और गाड़ी बंद पड़ गई थी। अब इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह ड्राइवर से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ गाड़ी में और किस वजह से गाड़ी बंद हो गई। तो ड्राइवर कहता है कि पता नहीं सा अब क्या हुआ। उसके बाद ड्राइवर उतरता है और गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी बात समझ में नहीं आती है कि आखिर किस कारण से गाड़ी बंद हो गई है। इसके बाद जो एसपी साहब हैं वह ड्राइवर से कहते हैं कि भाई, मुझे जल्दी जाना है और ये गाड़ी जल्द से जल्द ठीक करवाओ, या फिर ऐसा करो किसी और की गाड़ी ले लो और मुझे घर पर छोड़ दो। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वहीं से किसी ये गाड़ी जल्द से जल्द ठीक करवाओ, या फिर ऐसा करो किसी और की गाड़ी ले लो और मुझे घर पर छोड़ दो। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वहीं से किसी की गाड़ी मांगता है। एसपी साहब को घर छोड़ने के लिए ऑफिस के अंदर ही काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके पास गाड़ी थी और उससे जाकर ड्राइवर बात करता है और कहता है कि एसपी साहब की गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें जल्दी कहीं जाना है, तो क्या आपकी गाड़ी मिल सकती है? केवल उन्हें छोड़ के आना और छोड़ के आने के बाद आपकी गाड़ी को मैं यहीं पर लाकर दे दूंगा। इसके बाद जो व्यक्ति होता है वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे देता है। उसके बाद ड्राइवर एसपी साहब की गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी को लेकर एसपी साहब को बिठा आता है और बिठाने के बाद चल देता है। एसपी ऑन फिस से एसपी साहब का आवाज लगभग 4 किलोमीटर दूर था और जैसे आधा सा रास्ता तय होता है तभी अचानक से एक पुलिस नाका पड़ता है। जिस पुलिस नाके से रोज एएसपी साहब गुजरा करते थे और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी जिससे वो आया जाया करते थे उसे देखकर पुलिस वाले कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन आज वह दूसरी गाड़ी में थे और जैसे ही एएसपी साहब उस नाके को क्रॉस करने वाले थे तो वहां के पुलिस वाले एकदम से आकर एएसपी साहब को रोक लेते और रोकने के बाद ड्राइवर से कागज मांगने लगते हैं। अब एसपी साहब जब देखते हैं कि गाड़ी को पुलिस वाले रोक रहे हैं तो इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कह देते हैं कि चलो देखते हैं क्या करते हैं, गाड़ी को रोक लो, लेकिन इन्हें यह मत बताना कि मैं एएसपी साहब हूं यहाँ का। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगते हैं और जब ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगे जाते हैं तो वह कह देता है कि साहब कागज पूरे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज फिलहाल घर है, यहाँ पर गाड़ी में मेरे पास नहीं है। दरअसल ये बात भी एसपी साहब ने कही थी और बताया था कि तुम कागज मत दिखाना। और फिर देखते हैं कि ये किस तरह का फाइन बनाते हैं, चालान करते हैं या फिर क्या करते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी गाड़ी हमें बंद करनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर कहने लगता है
कि अरे साहब, ऐसे बंद कैसे कर दोगे? हम कोई चोर उचक्के थोड़ी ना है। दरअसल हमें जल्दी से एक शादी में जाना है, तो इसी वजह से थोड़ी जल्दी है और इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं, आप ऐसा करो, आप मेरा नंबर ले लो, मैं कल आकर आपको सारे पेपर दिखा दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं, वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो तभी जो एसपी साहब होते हैं, वह पीछे बैठकर पूरा मामला देख रहे थे। वह अपनी गाड़ी की खिड़की खोलते हैं और खिड़की खोलने के बाद गाड़ी से उतरते हैं। अब एसपी साहब जैसे ही उतरते हैं, तो उन्होंने अच्छे खासे सादा कपड़े पहन रखे थे। जो पुलिस वाले गाड़ी को रोके हुए थे, वो उनसे सर कहकर बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल वर्दी तो नहीं पहन रखी थी। जो एसपी साहब की वर्दी होती है, उसको उन्होंने उतार कर पहले ही रख दिया था और ना ही उनके पास उनकी गाड़ी थी, जिससे वह लोग पहचान सके कि यह यहाँ के एसपी हैं और इनसे उलझना अच्छी बात नहीं है। तो सर कहकर उनसे बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उनसे कह देते हैं कि साहब, ऐसे तो आप नहीं जा सकते। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है, तो आपको कुछ फ़ाइन दे देना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब पूछने लगते हैं कि कितना फ़ाइन बनेगा। तो वह बताते हैं कि लगभग 4 से 5,000 रुपए बनेगा और इतना फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। एसपी साहब कहने लगते हैं कि भाई, ये हमारी अपनी गाड़ी है और इसमें कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे कागज़ हमारे पास हैं, लेकिन फ़िलहाल घर रह गए हैं, तो कल हम आपको दिखा देंगे। ड्राइवर जो कह रहा है, सही तो कह रहा है, इसमें कौन-सी परेशानी है? लेकिन पुलिस वाले एसपी साहब की भी मानने से मना कर देते हैं। तभी जो एसपी साहब होते हैं, वह पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उससे पूछ लेते हैं कि ये बताओ, क्या तुम नए-नए यहाँ पर पोस्ट हुए हो? अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा-सा तैश में आता है और कहता है कि साहब, आप कहना क्या चाहते हो? मैं तो यहाँ पर 3-4 साल से काम कर रहा हूँ और आपने मुझे ये क्यों पूछा? उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम 3-4 साल से यहाँ काम कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे नहीं जानते? अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला है, वह थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यह कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं, जिसको मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। बताइए, आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं, वह मुस्कुराते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ का एसपी हूँ और मैं अक्सर इसी रूट से जाया करता हूँ। लेकिन जब मैं रोज़ अपनी गाड़ी से जाता हूँ, तो उस टाइम पर तो आपने मुझे नहीं रोका। आज मुझे जल्दी है और जल्दी में मुझे कहीं जाना है। इसी वजह से मैं किसी दूसरे की गाड़ी अपने साथ ले आया हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो आज आपने मुझे रोक लिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं, वह एकदम से कँप-कँप जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि एसपी साहब है, तो ये तो हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे ही हमने पैसे माँग लिए। दरअसल पुलिस वाले ने उनसे कुछ वैसे पैसे माँगे थे, बिना चालान करने के, उनको निकालने के लिए। एसपी साहब उनको समझाने लगते हैं और कहते कि ये बताओ भाई, जब तुम हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो, तो आम आदमी के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार करते होंगे। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, वह हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जो भी हम यहाँ से पैसा वसूल करते हैं, उन पैसों को ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है। इसमें सभी को देना पड़ता है। तो एसपी साहब इन सभी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है, तो मैं इन सभी चीज़ों पर बाद में गौर दूंगा। लेकिन अभी मुझे कहीं ज़रूर से जाना है। आप लोग आगे से हटिए और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद एसपी साहब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से सीधा अपने आवास पर पहुँच जाते हैं। आवास पर पहुँचने के बाद ड्राइवर गाड़ी को वापस ले आता है और वापस लाने के बाद उस व्यक्ति को दे देता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है और वहां पर उसे ठीक करके वापस से एसपी साहब के पास पहुंचता है और उन्हें उसे फंक्शन के लिए ले जाने लगता है। एसपी साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो गया था और वह सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद अच्छी तरह से फंक्शन को एंजॉय किया जाता है और उसके बाद जज साहब अपने परिवार सहित वापस अपने घर आ जाते हैं। अब रात के समय जब एएसपी साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे, तो बहुत कुछ उन पुलिस वालों के बारे में सोच रहे थे, जिन्होंने आज उनकी गाड़ी को रोका था और उनसे 4-5 हज़ की डिमांड की थी। वह सोच रहे थे कि अगर इस तरह से वसूली करते हैं, तो एसपी ऑफिस के अंदर काफ़ी सारा पैसा आना चाहिए,
लेकिन इतना पैसा नहीं आता है। आखिर वह पैसा जाता कहाँ है और कौन-कौन इस चीज़ में शामिल है? इसी चीज़ को सोचते हुए रात भर में उन्होंने फैसला कर लिया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें वहाँ के कलेक्टर साहब से बात करनी थी और कलेक्टर साहब को यह सारी बातें बतानी थीं। दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह-सुबह एसपी साहब उठकर सबसे पहले रोज़मर्रा के काम करते हैं और उसके बाद सीधा अपना फ़ोन निकालकर कलेक्टर साहब को मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। अब एसपी साहब के कहे अनुसार जो कलेक्टर साहब होते हैं, वहां से सीधा एसपी साहब के आवास पर ही आ जाते हैं, उनसे मीटिंग करने के लिए और वहां आकर उनसे बातें करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में जो एसपी साहब होते हैं, उनको बता देते हैं जो उनके साथ कल हुआ था और उन्हें बताते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, तो मैं अकेला इस चीज में शामिल नहीं हूं। इस बात को सुनकर जो कलेक्टर साहब होते हैं, वह भी बड़े हैरान होते हैं और इसके बाद वह मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर साहब एसपी साहब को आश्वासन दिलाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इस चीज में जो भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होगा और उसके लिए पहले मुझे सबूत बनाना पड़ेगा। इसी चीज को सोचकर कलेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके बाद जो कलेक्टर साहब है, वह मन के अंदर कुछ बात सोच लेते हैं और उस बात पर काम करने का फैसला करते हैं। इधर जो पुलिस वाले थे, उन्हें इस बात की कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना ही उन्हें यह भनक थी कि तुम्हारी बात कलेक्टर साहब तक पहुंच गई है। और कलेक्टर साहब ने भी इस बात को गुप्त रखा था, क्योंकि जब वह एएसपी साहब से मिलने के लिए गए थे, तो वहीं पर उन्होंने यह बात का फैसला कर लिया था कि इस मामले की तह तक जाना और तह तक जाने के लिए इस बात को गुप्त रखना जरूरी है। अब पुलिस वाले इसी तरह से गाड़ियों से पैसा मंगा करते और चालान का डर दिखाकर उनसे कुछ पैसे ऐंठ लिया करते। लगभग 4 दिन बाद अचानक से पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं, जिस गाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यानी कि आप कह सकते हो कि वह गाड़ी रोड पर चलने लायक ही नहीं थी। इसके बाद जैसे ही उस गाड़ी को वह रोकते हैं, तो उसके अंदर एक व्यक्ति साधारण से कपड़ों में बैठा हुआ था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी और माथे पर कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं और रोकने के बाद उसे कहने लगते हैं कि हाँ भाई, ये गाड़ी तो रोड पर चलेगी ही नहीं और इसको तो बंद करना होगा। इसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, वह गाड़ी से बाहर आता है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि साहब ऐसा मत करो, ये मेरे पिताजी की निशानी है और इस गाड़ी को आप बंद नहीं कर सकते। आपको जितने भी पैसे चाहिए, मैं उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन आप इस गाड़ी को जाने दो और मैं आज के बाद यहाँ से इस गाड़ी को नहीं निकलूंगा। इसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो, तो इसके लिए काफी ज्यादा पैसे लगेंगे और तुम्हें लगभग 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद वह गाड़ी वाला कहता है कि साहब, यह तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे आज जाने दीजिए। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को घर पर ही रखूंगा और इसे निशानी के तौर पर ही घर पर रख लूंगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और अब तो इसको बंद करना होगा। तो गाड़ी वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे कम कर दीजिए। अगर आप पैसे कम कर दोगे, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ताकि मैं अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जा सकूं। अब इसके बाद जो पुलिस वाला होता है, वह उसे रकम को घटाकर 10,000 कर देता है और 10,000 के लिए वह गाड़ी वाला मान जाता है। गाड़ी वाला अपने पास से 10,000 निकालता है। निकलने के बाद उस पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेकर चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि चुपचाप से निकल जा, आगे किसी को कानों कान खबर ना हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर 2-3 गाड़ियां आती हैं, जिन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम थी, जो कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ा करती थी। वह आते हैं और अपने साथ एक केमिकल से भरा हुआ डिब्बा लेकर आते हैं। आने के बाद तुरंत से उन्होंने उस पुलिस वाले का वही हाथ, जिस हाथ से उन्होंने रिश्वत ली थी, उस हाथ को उस केमिकल में डुबोया और डुबोने के बाद उस केमिकल का कलर चेंज हो गया और हाथों में रंग लग गया। यानी कि उस पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। और जैसे उसको पकड़ा जाता है, तो वहां के सभी पुलिस वालों में इस बात के लिए हड़कंप मच जाता है।
कलेक्टर साहब ने अपनी शर्ट के बटन में एक कैमरा लगा रखा था, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग वह लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोरी को रोका करते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि इसने पैसे ले लिए हैं, तो फौरन से वहां पर आए और वहां पर आने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी दाढ़ी मूंछ निकालते हैं और निकलने के बाद उन लोगों से कह देते हैं कि एएसपी साहब यहाँ से गए थे और उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो। लेकिन आज जब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर घिन आ रही है। तुम लोग सरकार का पैसा लेते हो और इस तरह से पैसा बनाते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आम आदमी 4,000 रुपये कहाँ से लेकर आएगा और तुम लोगों की जेब गर्म करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। अब जब कलेक्टर साहब की यह खबर चारों तरफ फैलती है कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कर दिया है और एसपी साहब के कहने पर ये सब कुछ किया गया है, तो सभी लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब की वाहवाही करते हैं और चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि यहाँ के कलेक्टर साहब बेहद ही ईमानदार हैं और वह न्याय किया करते हैं, तो जनता का विश्वास और भी पुलिस के ऊपर हो जाता है और सभी लोग नियमों का पालन करते हैं और गाड़ियों को चलाते समय अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एसपी साहब ने कलेक्टर साहब को कुछ ऐसा बताया, उसके बाद एक रिश्वतखोर पुलिस वाला पकड़ा गया। आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो एएसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।